हेलो हेलो हेलो। चलिए शुरू करें। आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन? एक बार क्विकली कंफर्म करेंगे अब। चलिए चैप्टर नंबर 8 द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड इंपॉर्टेंट थेरीज, ये यूनिट 1 है। 3 यूनिट है ऑब्वियसली चैप्टर में। ट्राई करेंगे कि 1 घंटे में अपन तीनों यूनिट जो है क्विकली कवर कर लें। ठीक है, चलिए मनी मार्केट। सबसे पहले मनी मार्केट मतलब किसके बारे में अपने को ये चैप्टर था? मेनली मनी के बारे में। उसके बाद में मनी सप्लाई कैसे क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे क्या सब कुछ अपने को दिया हुआ था, सब कुछ इसमें देखा था। मनी मतलब क्या? मनी मतलब मनी कैन बी एनीथिंग दैट कैन सर्व एज स्टोर ऑफ वैल्यू एंड कैन सेव इट एंड यूज इट लेटर। जो कि अपन स्टोर करके रख सकते हैं, सेव इट एंड यूज इट लेटर इन द फ्यूचर। इट इज यूनिट ऑफ अकाउंट दैट प्रोवाइड्स अ कॉमन बेस फॉर प्राइसेस। मतलब कोई भी चीज की प्राइस कितने की है, दो चीजों के कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो ये चीज कितनी, ये चीज कितने की है, कितने की है, बेसिकली वो काइंड ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट जो है प्रोवाइड करता है। देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अपन कोई भी चीज खरीदते बेचते किसके थ्रू है? मनी के थ्रू ही खरीदते हैं। इफ देयर वर नो मनी वी वुड बी रिड्यूस टू बार्टर इकोनॉमी, राइट। बार्टर इकोनॉमी में सबसे मेन डिफरेंस, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या था? कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, राइट। अपने को दूध देना है और सामने वाले से चावल चाहिए, तो उस केस में सामने वाले को भी ऐसा जरूरी होना चाहिए था कि उसने चावल देना है और उसको दूध चाहिए, राइट। तभी वो मतलब बेसिकली कोइंसिडेंस रह सकता था। हैविंग टू फाइंड स्पेसिफिक some issue is there with the mic. Hello. Having to find specific people to trade with makes it very difficult. बरोबर? Then, to put it different way, money is something that holds its value over time, can be easily translated into prices and is widely accepted. Money क्या है बेसिकली? जो कि होल्ड करती है अपनी वैल्यू ओवर टाइम। मतलब 100 रुपए की नोट आज भी 100 रुपए की है, कल भी 100 रुपए की रहेगी, परसों भी 100 रुपए की रहेगी। कैन बी इजीली ट्रांसलेटेड इनटू प्राइसेस एंड वाइडली एक्सेप्टेड। मनी जो है बहुत सारी चीजों को मनी बोल करके यूज किया जाता था पहले से। काउडी शेल्स, बार्ली, पेपरकॉर्न्स, गोल्ड, सिल्वर एंड अल्टीमेटली द फिएट मनी जो अभी अपन देखते हैं, इट केम इनटू पिक्चर। गोल्ड एंड सिल्वर सबसे पहले यूज किए जाते थे एज ए करेंसी, एज मनी। उसके बाद में लोगों ने क्या किया, उनको लगा कि गोल्ड एंड सिल्वर को जो है हर जगह कैरी करना इतना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने गोल्ड सिल्वर को बैंक में डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट जो है कुछ तो भी नोट के थ्रू वो जो उसके अगेंस्ट एक नोट जो एक डेवलप कर ली और उसको नोट को जो है ट्रेड करके उसको मनी बना करके ट्रेड जो है वो करने लग गए। उसके बाद में जो अल्टीमेट अभी जो फॉर्म है इसमें क्या है? फिएट मनी, जो कि बेसिकली क्या है? when that link eventually that paper claim on the precious metal was dealing from the metal, when that link was broken, fiat money was born. fiat money क्या है? is materially worthless. अपन जो पेपर का टुकड़ा देखते हैं 100 रुपए की नोट का फॉर एग्जांपल, तो पेपर का टुकड़ा कुछ यूजफुल है क्या? या फिर मतलब उसकी कोई वर्थ है क्या? नहीं। but has value simply because a nation collectively agrees to ascribe value to it. मनी को उसको वैल्यू किस लिए है? क्योंकि अपन उसको वैल्यू देते हैं कि भाई हाँ इसकी वैल्यू है। बरोबर? मनी वर्क्स बिकॉज पीपल बिलीव दैट इट विल वर्क। देन उसके बाद में देयर इज नो यूनिक डेफिनेशन ऑफ मनी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मनी के अपन ने देखे थे, तो क्या थी? ये जो डेफिनेशन की इन्होंने डेफिनेशन पॉलिसी पर्पसेस के लिए मनी की डेफिनेशन दी है, ये एक बार आप पढ़ सकते हो। Money can be defined as policy purposes as the set of liquid financial assets, variation in the stock of which could impact the aggregate economic activity. कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मनी के मैं बोलूं तो क्या है वो? जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल एंड लास्टिंग लॉन्ग, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, इजीली रिकॉग्नाइजेबल है होना चाहिए, या फिर मैं बोलूं डिफिकल्ट टू काउंटरफिट, उसको जो है कॉपी करना डिफिकल्ट रहना चाहिए, रिलेटिवली स्कैर्स बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहां पर इलास्टिसिटी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रहे अपन, मतलब इजीली एबल टू एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई इजीली, दैट्स इलास्टिसिटी।
बट एट द सेम टाइम रिलेटिवली स्केर्स होना चाहिए, पोर्टेबल एंड इजीली ट्रांसपोर्टेबल, possessing uniformity and divisible into smaller parts in usable quantities or fraction. Then मनी को मेजर कैसे किया जाता है, ये वाला पार्ट अपने को नेक्स्ट यूनिट में ज्यादा डिटेल में कवर्ड है, राइट. जनरली थ्रू द टर्म ब्रॉड मनी, बेसिकली अपने को वो जो वहां पर आएगा उसके थ्रू ये काउंट करते हैं मनी को. Among the things IMF says that can be counted as broad money, उन्होंने IMF ने जो बोला है बेसिकली कि नेशनल करेंसीज, ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, ट्रैवलर्स चेक, बैंक चेक्स एंड डिपॉजिट्स अदरवाइज कॉमनली यूज्ड टू मेक पेमेंट्स आर ऑल इंक्लूडेड इन द ब्रॉड मनी. उसके अलावा अदर डिपॉजिट्स, नॉन ट्रांसफरेबल सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपो एग्रीमेंट जो होते हैं वो सब भी इसमें आते हैं, प्लस सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ये सब भी आते हैं. देन डिमांड फॉर मनी. डिमांड फॉर मनी मतलब, डिमांड फॉर मनी जब अपन बोलते हैं मनी की डिमांड, तो वी आर टॉकिंग अबाउट रियल बैलेंसेस, एक्चुअल कैश की डिमांड कितनी है वो अपन बात कर रहे हैं. इफ पीपल डिजायर टू होल्ड मनी वी से देयर इज डिमांड फॉर मनी, राइट. अगर अपन बैंक में नहीं, मतलब एक्चुअल रियल फॉर्म में कैश अगर होल्ड करना चाह रहे हैं तो दैट रिप्रेजेंट्स डिमांड फॉर मनी. डिमांड फॉर मनी इज अ डिराइव्ड डिमांड, बरोबर. वो डिराइव्ड मतलब कोई दूसरी चीजों से डिराइव होती है बेसिकली. डिमांडेड फॉर इट्स परचेजिंग पावर. डिमांड फॉर मनी इज द डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस. पीपल डिमांड क्यों करते हैं मनी को? बिकॉज दे विश टू हैव कमांड ओवर द रियल गुड्स एंड सर्विसेज. वो चाहते हैं कि अपने पास में पैसा रहे, अपने पास में ताकत रहे कि अपन जो चाहे जब चाहे वो खरीद सके. इट इज एक्चुअली अ डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड डिमांड टू स्टोर वैल्यू. लिक्विडिटी मतलब इजीली अपन जो है उस कैश के थ्रू कोई भी चीज कन्वर्ट, मतलब कैश को कोई भी चीज में कन्वर्ट कर पाए, दैट इज उसके थ्रू कोई भी चीज अपन खरीद पाए, इसीलिए लोग जो है डिमांड करते हैं मनी. Now this demand for money has an important role in determination of interest, prices, income in an economy. Now quantity people would like to hold in liquid form depends on many factors. कितना अमाउंट या फिर कितनी क्वांटिटी ऑफ रियल मनी लोग डिमांड करेंगे, ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है. जैसे कि इनकम लेवल पर, अगर इनकम बहुत ज्यादा रहेगी तो नॉर्मली जो डिमांड फॉर मनी रहेगी वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी. अगर प्राइस लेवल इकोनॉमी में ज्यादा है तो जो डिमांड फॉर मनी है वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, बरोबर. अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो फिर डिमांड फॉर मनी क्या रहेगी? ज्यादा या कम? कम रहेगी, करेक्ट. अगर अपने को इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है बैंक में तो अपन लोग फिर क्या सोचेंगे कि भाई काय को ज्यादा अपने पास में होल्ड करके रखना, उससे अपन बैंक में रखते हैं ना वो कैश को, बरोबर. तो इट फॉलोज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज द इंटरेस्ट रेट अ पर्सन कुड अर्न ऑन अदर असेट्स. मनी को होल्ड करने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रहती है, दैट इज इंटरेस्ट रेट. हायर द इंटरेस्ट रेट, हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश एंड लोअर द डिमांड फॉर मनी. वैसे ही इनोवेशंस एंड एवरीथिंग तो बेसिकली अफेक्ट द मनी डिमांड. अगर इनोवेशंस वगैरह बहुत ज्यादा है, जैसे गूगल पे वगैरह अपन ने देखा, तो उस केस में रियल मनी की डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी. उसके बाद में देयर वर सर्टेन थियरीज और ऑफ डिमांड फॉर मनी, राइट. बहुत सारी अलग अलग देखी थी अपन ने, उसमें से एक थियरी थी क्लासिकल अप्रोच, द क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मनी. हेलो. Classical approach, the quantitative theory of money, QTM, one of the oldest theories, first propounded by Irving Fisher of Yale University in his book Purchasing Power of Money, published in 1911, and later by neoclassical economists. ये देखो अपने को जो बहुत सारी theories है ना, इनमें से जो सबके नाम दिए हैं शुरुआत में, वो एक बार आखिरी दिन भी और अभी भी रिवाइज कर लेना, हो सकता है एक आधा कोई क्वेश्चन आ जाए. क्या बोलती थी ये थियरी? कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल. क्वांटिटी ऑफ मनी इज मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ द मनी.
आपकी इकोनॉमी में कितनी मनी का सप्लाई है या फिर कितनी मनी अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से ही प्राइस लेवल जो है आपके इकोनॉमी में डिटरमाइन होगी। अगर मनी बहुत ज्यादा है आपके इसमें तो प्राइसेस लेवल ज्यादा रहेगी, राइट। अगर मनी कम है तो प्राइसेस लेवल जनरली कम रहेगी। दैट इज जनरल प्राइसेस आर अफेक्टेड बाय द सप्लाई ऑफ मनी। एक उन्होंने इक्वेशन दिया था फिशर्स ने, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन अप्रोच। उसको क्या बोला था पहले, इक्वल टू पीटी, एमवी हाँ, तो उन्होंने अपने को एक इक्वेशन दिया था एमवी इज इक्वल टू पीटी। एमवी मतलब सप्लाई साइड, पीटी मतलब डिमांड साइड। एमवी मतलब एम का मतलब क्या था वहां पर, मनी टोटल सर्कुलेशन में कितनी है, कितनी अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है। वी वाज द वेलोसिटी कि ट्रांजैक्शंस कितने स्पीड से हो रहे हैं। एवरेज नंबर मतलब एक बार एक से ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसी जो वेलोसिटी है ट्रांजैक्शन की या फिर सर्कुलेशन की वो कितनी है। पी जो है वो एवरेज प्राइस लेवल इकोनॉमी की एंड टी जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। PT was the demand side, MV was the supply side. लेटर ऑन क्या हुआ, उन्होंने फर्दर उस इक्वेशन को मॉडिफाई करके MV में प्लस ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, M डैश V डैश। क्या M डैश V डैश क्या बताता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी एंड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी, उसको भी उस इक्वेशन में उन्होंने जो है इंक्लूड कर लिया। और जो ये T था उसको रिप्लेस कर दिया कैसे, रियल आउटपुट Y। रिप्लेस नहीं किया, मतलब अभी भी टी ही लिखते हैं, बट बेसिकली नाउ रिप्रेजेंट्स द रियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। एक्चुअल मनी M एंड द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट MV डैश, ये सब उन्होंने बताया है। सिंस, अच्छा ये वाली एक और लाइन इंपॉर्टेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स, ये जो है ये एजम्पशन है इस थियरी का, यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल होती है, इसीलिए टी जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। इस थियरी का ये असम्पशन था। मोर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पीपल वांट, ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर मनी। टोटल वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, पीटी रिप्रेजेंटेड द डिमांड फॉर द मनी। ये जो अपन ने ऊपर बोला कि ये साइड जो है वो डिमांड साइड बताती है, ये वाली साइड जो है सप्लाई साइड। बस एक दो चीजें इसमें जो ध्यान में रखनी है, एक तो असम्पशन अपन ने जो बोला वो MV का मतलब क्या है, PT का मतलब क्या है। PT डिमांड साइड बताती है, MV जो है MV और MV डैश V डैश ये जो है वो सप्लाई साइड बताती है। उसके बाद में सेकेंड अप्रोच, देयर इज सम इश्यू विद द माइक। हेलो, हेलो, बीच में अगर आवाज डिस्टर्ब हो या कुछ नहीं आए तो लेट मी नो। कैम्ब्रिज अप्रोच, दूसरा कैम्ब्रिज अप्रोच या फिर दूसरी थियरी थी कैम्ब्रिज अप्रोच, किसने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल, ACP, D.H. रॉबर्टसन एंड जॉन मेनार्ड केन्स, JM केन्स ने थियरी बनाई थी या फिर बताई। अप्रोच टू क्वांटिटी थियरी ऑफ आल्सो नोन एज अप्रोच, इसको कैश बैलेंस अप्रोच भी बोलते थे। क्या बोलते थे वो, मनी इंक्रीज नहीं, ओके अपन बात कर रहे थे कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच किसने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल, ACP गाउ, DH रॉबर्टसन, जॉन मेनार्ड केन्स। उन्होंने फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच देन क्वांटिटेटिव थ्योरी नोन एज कैश बैलेंस अप्रोच, इसको भी मतलब बोलते हैं। मनी इंक्रीजेस द यूटिलिटी इन टू फॉलोइंग वेज। क्या बोलते थे ये, मनी जो है क्यों डिमांड करते हैं लोग, सबसे पहले तो enabling the possibility of split up of sale and purchase in two different points of time rather than being simultaneous। सेल एंड परचेज, ये दो जो ट्रांजैक्शन है वो सेम टाइम पर नहीं होते, दोनों भी जो है अलग अलग टाइम पर होते हैं, बरोबर। अपने पास में फॉर एग्जांपल पैसा आया, सेम टाइम पर अपन स्पेंड कर देते हैं क्या, नहीं। तो वहां पर जो टेम्पररी टाइम बीइंग है वहां पर अपने को कुछ तो भी मनी वैल्यू, उस एक टेम्पररी अडोब जिसको अपन बोलते हैं वो चाहिए, जहां पर अपन मनी को मतलब होल्ड करके रख सके।
बीइंग अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। दूसरा क्या उसका यूटिलिटी होती है या फिर यूजफुलनेस होती है या फिर रिक्वायरमेंट होती है मनी की, कि अपन उसको एज अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, कि भाई आगे चल करके कुछ अपने को जरूरत वगैरह लगी, कुछ दिक्कत आ गई तो अपने को उसके लिए पैसा अपने पास में चाहिए। द फर्स्ट above represents transaction motive, just as Fisher. Second points to the money role as a temporary store of value. Since sale and purchase do not take place simultaneously, ये वापस वही सब चीजें यहां पर इन्होंने बताई है। Now the question is how much money will be demanded. अब वो पूछते हैं कि इस ये तो बेसिस ठीक है कि ऐसा ऐसा होगा, बट कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो डिमांड होगा। इट डिपेंड्स partly on income and partly on other factors. Important ones are wealth and interest rate. Higher the income, greater the quantity of purchases, greater will be the need for money as a temporary adopt. Simply higher the income, ज़्यादा डिमांड रहेगी मनी की, बरोबर। और similarly demand for money was primarily determined by the need to conduct the transaction which will have a positive relationship to the money value of the aggregate expenditure. Since the latter is equal to money national income, Cambridge money demand function is stated as MD, money demand is equal to K into PY. क्या बताता है ये? K into PY. MD is the money demand, Y is the real national income, P is the average price level. So PY जो है मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा अपना नेशनल इनकम, एंड K जो है वो क्या है? प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड इन कैश। बेसिकली टोटल ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय, मतलब अपन ने वो देखा था ना उसका दो ये ऐसे इक्वेशन देखे थे, टोटल ट्रांजैक्शन अपॉन इनकम एंड डिजायर, और डिजायर टू होल्ड मनी डिवाइडेड बाय टोटल अपना अगेन उसका परचेज। हाँ, अगेन केम्ब्रिज अप्रोच अपन डिस्कस कर रहे थे। मेन इक्वेशन अपना क्या है यहां पर? एमडी इज इक्वल टू के इंटू पी वाई। एमडी इज मनी डिमांड, पी इंटू वाई क्या है? अपना नॉमिनल इनकम, और के क्या था? के था अपना बेसिकली प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड इन कैश। जो भी आपका इनकम है उसका कितना पार्ट जो है लोग होल्ड करना चाहते हैं, कितना प्रपोर्शन ऑफ देयर इनकम लोग होल्ड करना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ रियल बैलेंसेस, दैट वाज गिवन बाय द के। इट वाज आल्सो कॉल्ड केम्ब्रिज के। उसको क्या बोलते थे? ऑल्सो केम्ब्रिज के, दैट इज रेशियो ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन टू इनकम एंड द रेशियो ऑफ डिजायर्ड मनी बैलेंसेस टू टोटल ट्रांजैक्शन। डिजायर्ड मनी बैलेंसेस टू टोटल ट्रांजैक्शन एंड टोटल ट्रांजैक्शन टू इनकम। ये टोटल ट्रांजैक्शन कैंसिल होकर के मेनली क्या था अपना? इनकम के रिलेशन में कितना डिजायर है अपना होल्ड करने का मनी को, एक्चुअली मतलब ये सब मतलब इक्वेशन लगे तो छोड़ दो, बेसिकली अपने इनकम का कितना पार्ट अपना होल्ड करने की इच्छा है, दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय के, दैट प्रोपोर्शन वाज रिप्रेजेंटेड बाय के। तो टोटल इनकम का वो प्रोपोर्शन वुड बी अवर मनी डिमांड। देन केनेशियन थ्योरी जो थी डिमांड फॉर मनी की, वो बेसिकली क्या बोलते थे? उन्होंने केनेशियन ने तीन मोटिव बताए थे। अगेन इट इज नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, term that was coined by John Maynard Keynes in his masterpiece General Theory of Employment, Interest and Money. उन्होंने तीन मोटिव बताए थे, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या था? ट्रांजैक्शन मोटिव रिलेट्स टू द नीड फॉर कैश फॉर करंट ट्रांजैक्शन फॉर पर्सनल एंड बिजनेस एक्सचेंज। बेसिकली अपने को जो है जो भी ट्रांजैक्शन करने हैं, जो भी खरीद बेच जो भी अभी करना है, उन ट्रांजैक्शन के लिए देयर वुड बी नीड फॉर मनी, राइट? That was basically given by transaction motive. Arises because there is lack of synchronization between receipts and expenditure. जैसा अपन ने ऊपर देखा वही ट्रांजैक्शन मोटिव, कि अपने पास में पैसा आया और पैसा जाएगा, इसके बीच में जो टाइम गैप होता है वो टाइम गैप में वी होल्ड दैट मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, राइट? Classified into income motive and business trade motive. Income motive and business trade motive, both of which stressed upon the requirement of individuals and businesses respectively. Income motive individuals पे फोकस करता है, business motive जो है वो businesses पे फोकस करता है। अब ये जो ट्रांजैक्शन डिमांड है ये कैसे डिटरमाइन होगी? उसके लिए भी इक्वेशन उन्होंने दिया था क्या? LR इज इक्वल टू के इंटू वाई। LR क्या था? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, नॉट द टोटल डिमांड। हाँ, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू
y जो है वो अर्निंग्स है मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ अर्निंग्स विच इज केप्ट फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। जितना प्रोपोर्शन अपने को टोटल इनकम का ट्रांजैक्शन के लिए रखना है वो अपनी रहेगी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी सिंपली, बरोबर। देन उसके बाद में दूसरा मोटिव जो बोला था उन्होंने वो था प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या था? हो सकता है फ्यूचर में कोई अपने को आपत्ति, कुछ अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसीज आ जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, उसके लिए अपने को जो है थोड़ा सा पैसा अपने पास में साइड में निकाल करके रखना है, विच ऑकर्स इन डे टू डे लाइफ। जो भी कॉन्टिजेंसीज हो सकती है उसके लिए वो अलग से निकाल करके रखते हैं। अब ये अमाउंट काय पे डिपेंड करेगा, कितना अमाउंट निकाल के रखना है? ये डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ इनकम, prevailing economic as well as political conditions and also personal characteristics of the individual। जैसे ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, अगर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो कोई पर्सन तो ज्यादा अमाउंट नहीं रखेगा, पेसिमिस्टिक है तो फिर वो ज्यादा अमाउंट अपने पास में रखेगा। Then precautionary balances as income elastic and by as just as balances under transaction motive are income elastic and by itself not very sensitive to rate of interest। देखो जो अपना ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो बैलेंसेस थे वो इनकम इलास्टिक थे, मतलब इनकम के हिसाब से चेंज होंगे, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए रखेंगे। वैसा ही यहां पर ये जो प्रिकॉशनरी बैलेंसेस है वो भी जितनी ज्यादा इनकम लोगों की उतना ज्यादा ये अमाउंट साइड में रखेंगे, प्लस जो अमाउंट अपन साइड में रखते हैं वो अमाउंट, मतलब थोड़ा सा अमाउंट भाई 100 रुपए कमा रहे तो 10 रुपए तो अपने को रखना है, ये 10 रुपए अपने पास में रखना है, ये अफेक्ट होगा क्या इंटरेस्ट रेट से? वो तो अमाउंट अपने पास में रखना ही है, दैट इज दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद में तीसरा मोटिव था स्पेक्युलेटिव मोटिव, दैट इज स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या बोलता था? सिंपली फ्यूचर में अगर अपने को कोई अपॉर्चुनिटी आई तो उसको अपन एक्सप्लॉइट कर पाए टाइम पर, इसके लिए अपने पास में मनी आज रहना चाहिए, बरोबर। दैट वाज गिवन बाय स्पेक्युलेटिव डिमांड और स्पेक्युलेटिव मोटिव ऑफ मनी in order to be equipped to exploit attractive investment opportunity requiring cash expenditure, right? अब यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, केन्स भाई साहब ने सिर्फ एक मेन इन्वेस्टमेंट का जो टूल था वो कंसीडर किया था, कौन सा? बॉन्ड्स। ओके, बॉन्ड जो है वो लोग क्यों होल्ड करते हैं? एक तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कि भाई उस पर अपने को इंटरेस्ट मिलेगा जो अपन इन्वेस्ट करेंगे उस पर, दूसरा उस पर अपने को क्या मिलेगा, एक और चीज कैपिटल गेन, दैट इज जो बॉन्ड की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी और उसमें अपने को जो है इंक्रीमेंट होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है, मार्केट का फॉर एग्जांपल बैंक का आप समझो, ओके, बैंक में अपने को मार्केट में फॉर एग्जांपल इतना पैसा रखा तो अपने को फॉर एग्जांपल 4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है। अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे? बॉन्ड में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे ज्यादा रेट मिल रहा है, बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी, बरोबर, तो बॉन्ड की प्राइसेस भी कम हो जाएगी। मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो बॉन्ड की प्राइसेस जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए वो बोलते हैं कि दे आर इनवर्सली रिलेटेड। राइज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट लीड्स टू डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। अब इन्वेस्टर्स का एक कंसेप्शन है नॉर्मल या क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट एंड द करंट इंटरेस्ट रेट, राइट। नॉर्मल या क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट मतलब क्या कि भाई नॉर्मली इतना रेट होना चाहिए मार्केट में इंटरेस्ट का, ओके। कौन से इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं अपन? मार्केट इंटरेस्ट रेट की, इतना जो है रेट नॉर्मली होना चाहिए। और एक होता है करंट रेट, बरोबर, जो कि एक्चुअली है। अब यहां पर इफ द वेल्थ होल्डर्स कंसिडर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, अगर लोगों को लगता है कि करंट इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई है तो मतलब फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या होगी उनकी कि इट विल रिवर्ट बैक टू मीन, या फिर वापस से नीचे आकर के नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा वो। दैट इज उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है तो बॉन्ड्स की डिमांड क्या होगी? बॉन्ड्स की डिमांड क्या होगी? क्विकली, मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर कम होने वाला है तो जो बॉन्ड्स है उनकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, राइट, इंक्रीज होगी तो उनकी जो है प्राइस भी बढ़ेगी, बरोबर।
If wealth holders consider that the current rate of interest is high compared to the normal or critical rate, they expect fall in the interest rate, that is rise in bond prices. मार्केट राइट जो बॉन्ड की प्राइसेस है वो बढ़ेगी एंड बॉन्ड की डिमांड भी जो है वो बढ़ेगी. अगर उनको लगता है कि एट हायर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे विल कन्वर्ट कैश बैलेंसेस इनटू बॉन्ड, बिकॉज ठीक है वो सब नीचे इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया है. कॉन्वर्सली अगर लोगों को लगता है कि अभी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है, अगर मार्केट में अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है, तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि फ्यूचर में अपने को मार्केट रेट जो है वो बढ़ेगा इंटरेस्ट का. मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की डिमांड क्या होगी, बॉन्ड की डिमांड क्या होगी, कम होगी. दैट इज बॉन्ड की प्राइसेस भी कम होगी. Conversely, if the wealth holders consider current interest rate as low compared to normal or critical, they expect the rate to rise in future, that is fall in the bond prices. They would have the incentive to hold their wealth in the form of liquid cash rather than bonds. एक अपना नॉर्मल रेट रहता है, ये समझ लो 4%. अगर करंट मार्केट रेट जो है 6% का है, ठीक है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट में जो है ये क्या होगा, ये अपन नीचे यहां पर ये इंटरेस्ट रेट हो गया और ये मनी डिमांड होगी. मनी की कितनी डिमांड है, मनी की कितनी डिमांड है बोल रहे हैं अपन. मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर यहां पर है 6%, तो लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है रहेगी कि वो वापस से नीचे आने वाला है, राइट. अगर नीचे आने वाला है तो मतलब बॉन्ड ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी. बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी मतलब मनी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. लोग बॉन्ड में ज्यादा होल्ड करेंगे, मनी फॉर्म में कम होल्ड करेंगे. दैट इज मनी की डिमांड वुड बी समवेयर हियर ओनली, वाई एक्सिस पर ही यहां पर आसपास में उसकी डिमांड रहेगी. वर्सेस अगर रेट यहां पर कहीं पर है नीचे ये वाले एरिया में, से फॉर एग्जांपल 2% बोलो या ये एरिया में कहीं पर भी है, तो वहां पर क्या होगा, लोगों को एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है. मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो मैं बॉन्ड में काय को होल्ड करूं, बरोबर. मैं बॉन्ड नहीं, मैं मार्केट में जो है पैसा लगाऊंगा, और इसीलिए मनी जो है, मनी की डिमांड वो बहुत ज्यादा यहां पर एकदम से बढ़ जाएगी. ऐसा जो है यहां पर अपने को इन्होंने डायग्राम भी नीचे दिया हुआ था. ठीक है, अगर क्रिटिकल रेट के नीचे है अगर इंटरेस्ट रेट, तो वहां पर अपनी मनी की डिमांड रहेगी. अगर क्रिटिकल रेट के ऊपर है तो वहां पर मनी की डिमांड नहीं रहेगी. पीपल विल होल्ड एवरीथिंग इन बॉन्ड. डिसकंटिन्यूअस पोर्टफोलियो डिसीजन या फिर डिसकंटिन्यूअस पोर्टफोलियो इसको भी बोलते थे. अच्छा, ये हो गया इंडिविजुअल की बात. अगर इसी को अपन पूरे मार्केट, पूरे मतलब टोटलिटी पे देखे तो अपने को डायरेक्टली वो ऐसी फिगर नहीं मिलती है जो अपन ने अभी देखा ना. ऐसी फिगर इंडिविजुअल के लिए हो सकती है कि इंडिविजुअल एकदम से मतलब रेट कम हुआ नीचे के लेवल पर, इंडिविजुअल जो है ये नीचे के लेवल पर पूरा के पूरा अपना मनी फॉर्म में होल्ड करेगा, ऊपर पर पूरा की पूरा बॉन्ड के फॉर्म में होल्ड करेगा. बट सबके लिए ऐसा बिहेवियर सही नहीं रहता है, ट्रू नहीं रहता है. तो अगर अपन एग्रीगेट देखे स्पेकुलेटिव डिमांड सबकी मिला करके, तो अपने को जो है ऐसा कुछ तो भी कर्व मिलता है. अगेन रिलेशनशिप स्टेज द सेम कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, मनी की डिमांड काफी कम रहेगी. लोग जो है एक्सपेक्टेशन रहेगी लोगों की कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, मतलब मेरी जो है बॉन्ड में मैं होल्ड करता हूं. ये लाइन आपकी कंक्लूजन है कि अकॉर्डिंग टू केन्स, higher the rate of interest, lower the speculative demand for money, and lower the rate of interest, higher the speculative demand for money. इसी में एक और चीज था लिक्विडिटी ट्रैप. ये वाला, ये कौन सा रीजन था, ऐसा रीजन था जहां पर इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा कम है अभी कि अब आरबीआई अगर या फिर सेंट्रल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जो है वो और ज्यादा मनी ये कर रही है, पंप कर रही है इकोनॉमी में, तो भी जो है लोगों की एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक की मतलब जो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं अपन, ओवरऑल लेवल जो है इकोनॉमी में पुशअप नहीं हो रहा है.
ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो लोगों को बेसिकली ऐसा मतलब ये है, एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में यहां से तो ऊपर ही जाएगा, प्लस लोगों को डर है कि कुछ डिफ्लेशन, कुछ वॉर ये ना हो जाए, इसीलिए जो भी मनी आ रहा है आरबीआई से या फिर सेंट्रल बैंक से बोलो, वो लोग सब क्या कर रहे हैं, कैश फॉर्म में ही उसको रखते जा रहे हैं अपने पास में। मार्केट में इन्वेस्ट करने को लोग डर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से पैसा भले ही आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक जो है वो देते जा रही है, बट उसका इफेक्ट इकोनॉमी में कुछ दिख ही नहीं रहा है। लोग उस पैसे को अपने पास ही रख ले रहे हैं, उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, इकोनॉमी जो है पिकअप नहीं कर पा रही है। दैट वाज लिक्विडिटी ट्रैप रीजन। Liquidity trap at a short term 0% interest rate. When interest rate is 0, people would not want to hold any bond, since money which also pays 0% interest has the advantage of being useful in transaction. अगर इंटरेस्ट रेट वहां पर लिक्विडिटी ट्रैप में एकदम इंटरेस्ट रेट जो है वो मिनिमल आ जाता है, बरोबर, तो वहां पर जो है क्योंकि 0% इंटरेस्ट रेट है तो वहां पर बॉन्ड पे भी 0% इंटरेस्ट रेट है, लोगों को लगता है कि भाई काय को अपन ने रिस्की वहां पर इन्वेस्ट करना किसी भी चीज में, अपन जो है पूरा मनी अपने पास में होल्ड करके रखते हैं। ऐसा जो है काइंड ऑफ एक ट्रैप में वो जो फंस जाती है इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पेक्युलेटिव डिमांड बिकम्स perfectly elastic with respect to interest rate and the speculative money demand curve becomes parallel to x axis. ये जो ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन, दिस इज, यहां पर ये जो कर्व है वो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, एंड दिस इज व्हाट लिक्विडिटी ट्रैप रीजन। लिक्विडिटी ट्रैप को और एक चीज बोलते थे, इट इज सिनोनिमस विद इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी आप कुछ भी करो, कैसा भी करो, उसका कोई इफेक्ट इकोनॉमी पर नहीं हो रहा है। आप ज्यादा पैसा दे भी रहे हो, सेंट्रल बैंक जो है ज्यादा पैसा दे भी रही है, तो भी मार्केट या इकोनॉमी पिकअप नहीं कर पा रही है, लोग उस पैसे को अपने पास ही रख ले रहे हैं। रीजन क्या थे मेनली, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन है, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा अभी ऑलरेडी कम है, अब लोगों को लग रहा है यहां से तो बढ़ना ही चाहिए। दूसरा, लोगों के मन में जो है वो डर है कि भाई डिफ्लेशन या वॉर ऐसी कोई सिचुएशन ना हो जाए। Japan was a real life example of liquidity trap. Then post Keynesian developments in the theory of demand for money. Keynesian के बाद में जो अलग अलग और थियरीज दी गई है वो कौन सी है? इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस। ये थियरी क्या बोलती थी? ये दी थी किसने? बॉमल एंड टॉबिन ने। इट इज एन इन्वेंट्री थियोरेटिक अप्रोच और रियल कैश बैलेंस वाज एसेंशियली व्यूड एज इन्वेंट्री हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। देयर आर टू मीडिया फॉर स्टोरिंग वैल्यू। ये वाले थियरी में बॉमल एंड टॉबिन ने क्या बोला था कि लोग जो है ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए मनी जो है वो होल्ड करते हैं। ओके, अब जो होल्ड करते हैं मनी, वो अब जो मनी जो होल्ड करते हैं लोग, वो दो मीडिया में या फिर दो इसमें होल्ड कर सकते हैं। एक तो एज अ रियल मनी, दूसरा इंटरेस्ट बियरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट। इंटरेस्ट बियरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट क्या आ गया यहां पर? सारी चीजें, जैसे कि बैंक डिपॉजिट, शेयर्स, बैंक डिपॉजिट्स, शेयर्स, स्टॉक, सारी चीजें, बॉन्ड्स वगैरह सब कुछ यहां पर जो है वो आ जाती है इन द इंटरेस्ट बियरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो लोग जो है वो कैसे होल्ड करेंगे मनी एंड अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट, इंटरेस्ट बियरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट, इन दोनों के बीच में कैसे होल्ड करेंगे? जिसमें उनका ऐसे प्रोपोर्शन में लोग होल्ड करेंगे मनी एंड इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंशियल अल्टरनेटिव एसेट के बीच में, जहां पर उनका कॉस्ट जो है वो मिनिमल हो, जहां पर उनका कॉस्ट जो है वो मिनिमल हो। सर कौन सा कॉस्ट? वहां पर बॉमल एंड टॉबिन ने एक कॉस्ट बताया था, कौन सा वाला? ब्रोकरेज। दैट इज कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग बिटवीन द टू मीडियाज, मनी और इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंशियल एसेट, इन दोनों के बीच में अगर आपको शिफ्ट करना है तो देयर वुड बी सम ब्रोकरेज कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट? शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, इन सब में तो होता ही है, बट उन्होंने यहां पर ये बैंक डिपॉजिट वगैरह इसमें भी इसको अज्यूम किया था कि वहां पर भी ये कॉस्ट आपको लगती है। According to Baumol and Tobin, they proclaim that transaction demand for money depends on rate of interest.
interest rates on saving deposits go up, people will hold less in the form of currency or cash or demand deposits. क्या बोल रहे हो? दूसरी चीज जो इस पर मतलब डिफाइन करती है यहां पर मनी बैलेंसेस को, वो है इंटरेस्ट रेट. बरोबर. अगर आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है बैंक डिपॉजिट्स में तो आप ऑब्वियसली बैंक डिपॉजिट में रखोगे. अगर आपको इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली रियल कैश बैलेंसेस में रखोगे. बट ये जो आपको ऐसा डिवीजन करना है, दिस वुड बी सब्जेक्ट टू द ब्रोकरेज फीस. राइट. मतलब आपको हो सकता है इंटरेस्ट रेट बैंक में ज्यादा मिल रहा हो, बट इट माइट गेट ऑफसेट बिकॉज ऑफ द ब्रोकरेज कॉस्ट. ठीक है. As interest rates on saving deposits go up, people will hold less in the form of currency or cash or demand deposits. Individuals compare the cost and benefit in the form of money with no interest with the money in the form of saving deposits. ठीक है. पूरे थियरी का मेन सेंट्रल पॉइंट ये था, होल्ड करने के लिए, मनी को होल्ड करने के लिए दो मीडिया है, मनी एंड एक और अल्टरनेटिव फाइनेंशियल असेट, इंटरेस्ट बियरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल असेट. देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व इन बोथ ऑफ देम. अगर अपने को स्विच भी करना है तो भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, विच इज द ब्रोकरेज. ठीक है. इंटरेस्ट अगर ज्यादा मिलेगा तो अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंशियल एसेट में उसमें इन्वेस्ट करेंगे. नहीं मिल रहा होगा इंटरेस्ट ज्यादा तो कैश फॉर्म में होल्ड करेंगे. बरोबर. पर यहां पर अपने को ब्रोकरेज भी कंसिडर करना पड़ेगा. उसने एक फॉर्मूला भी दिया था अपने को, C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2BY अपॉन R. B क्या था यहां पर ब्रोकरेज, Y क्या था इनकम, R क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. इस पे डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले के लिए क्वेश्चन आए चांसेस कम है. सो बेसिकली ये अपने को फॉर्मूला से वो क्या बताते थे, या फॉर्मूला ये जो है वो क्या कैलकुलेट करता था. दिस मींस द एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल व्हिच मिनिमाइजेस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 2 टाइम्स ब्रोकर फीस मल्टीप्लाइड बाय द साइज ऑफ इंडिविजुअल्स इनकम. ये जो फॉर्मूला है अपने को वो ऐसा एलोकेशन बताता था बिटवीन मनी एंड जो अपना मतलब अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट, इन दोनों के बीच में ऐसा एलोकेशन बताता जिसकी वजह से अपना जो है कॉस्ट वो मिनिमाइज हो. इसको अपन स्क्वायर रूट रूल भी बोलते थे. अगर ब्रोकरेज फीस में बोल रहा हूं, अगर इंक्रीज हो गई तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज इन द ब्रोकरेज फीस रेजेस द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड लोअर्स द एवरेज बॉन्ड होल्डिंग ओवर द पीरियड. अगर ब्रोकरेज बहुत ज्यादा हो गया तो उस केस में लोग क्या करेंगे, मनी को अपने पास में ज्यादा होल्ड करेंगे. बरोबर. रियल कैश, रियल बैलेंसेस में उसको ही वो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बोल रहे हैं बेसिकली, रियल बैलेंसेस को. बरोबर. उस फॉर्म में ज्यादा होल्ड करेंगे. बॉन्ड या फिर फाइनेंशियल असेट में कम होल्ड करेंगे. An individual combines his asset portfolio of cash and bond in such proportion that his overall cost of holding the asset is minimized. जैसा अपन ने बैंक का एग्जांपल या बैंक में डिपॉजिट, वैसा ही इन्होंने यहाँ पर बॉन्ड को बोला है. ठीक है. बॉन्ड बैंक डिपॉजिट्स वन एंड द सेम थिंग. सो ब्रोकरेज अगर ज्यादा है तो मेरी मनी की डिमांड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. ब्रोकरेज अगर कम है तो मेरी मनी की डिमांड कम रहेगी. अगेन वन मोर सेंट्रल पॉइंट. इसमें अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ ये जो फॉर्मूला है वो कॉन्सेप्ट क्या है अपने को पता ही है, और तीसरा ये अल्टीमेट उसका ब्रोकरेज फीस बढ़ने से क्या होगा, मनी डिमांड ओवरऑल उस पर क्या होगा, बस इतना पॉइंट. देखो ये जो थियरीज है ये सबकी अपनी अपनी बहुत सारी अलग अलग थियरीज है. एकदम मतलब इसके एकदम अंदर के कोई कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए चांसेस कम है, बट जो उसके मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस अपने को वो ध्यान में रख लिए तो वो भी सफिशिएंट रहेगा. फ्रीडमैन ने रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव थ्योरी ये बताई थी. उन्होंने क्या बोला था कि जो आपकी मनी की डिमांड है वो काय पे डिपेंड करती है, परमानेंट इनकम एंड रिलेटिव रिटर्न्स ऑन असेट्स. ठीक है. परमानेंट इनकम मतलब क्या है यहां पर, परमानेंट इनकम एंड नॉट द करंट इनकम. केनेशियन ने बोला था कि आपकी करंट इनकम जो है उसके हिसाब से जो है आपकी डिमांड रहेगी मनी की. इन्होंने भी ये बोला कि भाई ठीक है इनकम के हिसाब से रहेगी बट परमानेंट इनकम के हिसाब से. परमानेंट इनकम मतलब क्या, it is basically measure of wealth at the present expected value of all future incomes. फ्यूचर में हमको जो भी इनकम्स होने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इट वाज गिवन बाय बेसिकली माय परमानेंट इनकम. परमानेंट इनकम वो अपना बताता. देन फ्रीडमैन आइडेंटिफाइज फॉलोइंग 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी. Nominal demand for money is a function of total wealth
रिप्रेजेंटेड बाय परमानेंट इनकम। टोटल वेल्थ या फिर परमानेंट इनकम अगर लोगों की ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा रहेगी। टोटल वेल्थ ज्यादा है तो जो है आपकी डिमांड फॉर मनी वो ज्यादा रहेगी। यहां पर जो प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए डिस्काउंट रेट लेते हैं, इट इज बेसिकली व्हाट एवरेज रिटर्न ऑफ 5 असेट क्लासेस। अलग अलग असेट्स के क्लासेस होते हैं, तो यहाँ पर 5 असेट क्लासेस विच इज मनी, बॉन्ड्स, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, उनका जो है वहां पर एवरेज अपन डिस्काउंट करने के लिए रेट लेते हैं। दूसरा, एक तो टोटल वेल्थ पर डिपेंड करती है मनी की डिमांड, दूसरा इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल ज्यादा है तो लोग जो है वो ज्यादा मनी की डिमांड करेंगे। ऑल्सो डिमांड फॉर मनी राइजेस इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग डिक्लाइन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कौन सी कॉस्ट की बात कर रहे हैं वो, मतलब अपन कैश में होल्ड कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास, कोई बॉन्ड में, कहीं पर कुछ में इसमें होल्ड करो। अगर वहां पर इंटरेस्ट बढ़ गया तो ऑब्वियसली अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई, तो अपन वहां पर उस केस में ज्यादा जो है, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है तो रियल मनी की डिमांड कम रहेगी। दैट इज इनवर्स रिलेशन। एंड लास्टली इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन। Positive inflation reduces real value of money, thereby increasing the opportunity cost of money holdings. Again, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे, भाई अपने को इन्फ्लेशन बीट करने के लिए कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्फ्लेशन हेलो अपने को इन्फ्लेशन बीट करने के लिए कहीं पर तो भी इन्वेस्ट करना चाहिए उस मनी को, राइट? ऐसा सोचकर के लिए वो क्या करेंगे, मनी को कहीं पर इन्वेस्ट करके रखेंगे, क्योंकि उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें बहुत रहेगी जो इन्फ्लेशन का कॉस्ट है उस टाइप से, एंड वो रियल मनी की डिमांड कम रहेगी। इन्फ्लेशन ज्यादा तो मनी की डिमांड क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा तो मनी की डिमांड कम रहेगी। लेवल ज्यादा तो मनी की डिमांड ज्यादा रहेगी। टोटल वेल्थ ज्यादा तो मनी की डिमांड ज्यादा रहेगी। डिमांड फॉर मनी एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। ये किसने बताया था, जेम्स टॉबिन। ये क्या बोलते थे कि इन्वेस्टर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट प्रोपोर्शन शुड ही कीप इन द फॉर्म ऑफ रेडी मनी एंड इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? इन्होंने अगेन दो क्लासेस बोली थी कि एक तो रेडी मनी, रियल मनी, दूसरा कि कोई इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में जैसे बॉन्ड्स वगैरह एक्सेट्रा, राइट? और भी कोई रिस्की एसेट्स हो सकते हैं, शेयर्स वगैरह। When individuals are faced with various safe and risky assets, they diversify their portfolio by holding a balanced combination of safe and risky assets. लोग जो है पूरा अपना जो उनकी जो पूरी मनी है उसको रियल फॉर्म में प्लस कुछ रिस्की असेट्स में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना करके जो है होल्ड करते हैं। तो इंडिविजुअल का बिहेवियर शोज रिस्क अवर्जन। रिस्क किसी को भी पसंद नहीं है ऑब्वियसली, विच मीन्स दे प्रेफर लेस रिस्क टू मोर रिस्क एट अ गिवन रेट ऑफ रिटर्न. If an individual chooses to hold greater proportion of risky bonds or shares, then he will be earning a higher average return. बेसिकली ये बोलते थे कि अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, अगर आप रिस्क कम ले रहे हो तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। ठीक है, दैट वाज द सेंट्रल आइडिया हियर. An individual who holds only safe and riskless assets in the form of cash or demand deposits, he will be taking almost zero risk and also will be getting no return. ठीक है, लोग जो है people prefer a mixed or diversified portfolio with each person opting for a little different balance between risk and return. Then Tobin's liquidity preference function. ये क्या बोलता था टॉबिन भाई साहब ने आखिरी में, लिक्विडिटी प्रेफरेंस इन्होंने क्या बोला था कि Tobin derived his liquidity preference function showing relationship between rate of interest and the demand for money. He argues with the increase in the rate of return on bonds, individuals will be attracted to hold greater proportion of their wealth in the bonds and less in the form of ready money. देखो ये बेसिक रिलेशन तो सब जगह सेम रहता है कि भाई अगर आपका मार्केट में बॉन्ड में या और कोई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर ज्यादा है तो आप लोग जो है वो रियल मनी का जो डिमांड है वो कम करेंगे. ठीक है, रियल मनी की डिमांड कम करेंगे अगर क्या है आपका बॉन्ड वगैरह इसमें आपको ज्यादा मिल रहा है तो.
at higher rate of interest, demand for holding money will be less, people will hold more bonds. Tobin's portfolio approach demand function for a money as an asset slopes downwards, where horizontal axis shows डिमांड फॉर मनी एंड वर्टिकल एक्सिस शोज रेट ऑफ इंटरेस्ट. इन्होंने भी सेम चीज ऐसे ही बताया था कि डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी जो है उसकी वहां पर कर्व रहती है. डिमांड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा रहेगी. अगर रेट अपने को मार्केट में कम मिल रहा है तो लोग सोचेंगे काय को मैं इन्वेस्ट करूं, मैं जो है रियल कैश में ही होल्ड करता हूं. एंड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो मनी की डिमांड जो है वो कम रहेगी. Downward sloping liquidity preference function curve shows that asset demand for money in the portfolio increases as the rate of interest on bond falls. सिंपल यहां पर एक चीज ये बोलते हैं कि भाई टॉबिन ने ये बोला कि लोग जो है लिक्विडिटी को प्रेफर करते हैं कि मेरे पास में लिक्विडिटी रहे, लिक्विड कैश रहे, बट इट विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मार्केट में मिल रहा है. बॉन्ड्स पे बोलो या और भी इस पे, बॉन्ड्स पे इन्होंने अभी बोला है यहाँ पर, बॉन्ड्स पे अगर अपने को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो लोग वहां पर इन्वेस्ट करके रहेंगे, मनी को, एक्चुअल मनी को कम जो है वो होल्ड करेंगे, राइट, एंड वाइस वर्सा. इन दिस वे Tobin derives aggregate liquidity preference curve by determining effects of changes in interest rate on demand for money in the portfolio of people. कंक्लूजन में बस एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है. वी फाइंड दैट ऑल दीज सिनारियोज एस्टैब्लिश अ पॉजिटिव रिलेशन ऑफ डिमांड फॉर मनी टू रियल इनकम एंड इनवर्स रिलेशन टू रेट ऑफ रिटर्न ऑन द अर्निंग असेट. यही वो चीज जो अपन ने अभी ऊपर ये किया, डिस्कस किया कि आपकी रियल इनकम, सारी जो थियरीज है उसमें ये बेस चीज तो सेम ही रहती है कि आपकी अगर इनकम ज्यादा है तो उस केस में डिमांड फॉर मनी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. ओके, एंड अगर आपको दूसरे किसी कहीं पर मार्केट में कोई एसेट में अगर आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज्यादा है, तो उस केस में मनी की डिमांड कम रहेगी. दैट इज यू वुड हैविंग इनवर्स रिलेशन. ठीक है, ऐसे जो है अलग अलग थियरीज अपने को यहां पर दी हुई थी. यहां पर थियरीज में एकदम अभी मतलब लास्ट जो मूवमेंट्स या फिर लास्ट अपन रिवीजन करेंगे उसमें थियरीज में एकदम डीप में ये मतलब जाने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है. बेसिकली फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अभी से लगे तो जो एक दो लाइन्स है वो मार्क करके रख लो, लगे तो लिख लो, बस उतना ही वहां पर पढ़ने का और देखने का. लिक्विडिटी ट्रैप ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक थियरी में. जो किसने दिया है वो थियरी वो एक बार बस देख लेना, और इसके अलावा जो मतलब उस थियरी का क्रक्स है या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको बस ध्यान में रख लेने का. 519 ठीक है, कंप्लीट करना था बट एक काम करते हैं, कल इसको कंप्लीट करते हैं. नेशनल इनकम का भी एक यूनिट कल मोस्टली अपन कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, आई थिंक देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन राइट नाउ ऑफ इंटर, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. कोई डाउट है किसी को कुछ भी तो वो मुझे पिंग कर सकता है.